Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction किसे कहते हैं? जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. कहने का मतलब ये है, जब भी एक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं, लेकिन साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज हो सकती है अगर एक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो एनर्जी है, वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जो लॉस हो जाती है या गेन हो जाती है ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन. जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उस दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो, या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के समय एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो उस टाइम रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो कहने का मतलब यह है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वन इज एक्सोथर्मिक एंड द अनदर वन इज एंडोथर्मिक. दोनों केसेस में या तो एनर्जी या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. कहने का मतलब है दोनों केसेस में एनर्जी का चेंज आएगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी लॉस हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एनर्जी गेन होगी, उस टाइम जो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट्स की होगी वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. एक रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी बढ़ रही है ड्यू टू एंडोथर्मिक नेचर और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स की कितनी एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन, तो वो जो एनर्जी गेन हो रही है, लॉस हो रही है इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो आई विल राइट डाउन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन that represents the amount of energy absorbed, amount of energy absorbed or amount of energy released when a chemical reaction takes place. When a chemical reaction takes place, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के होने के समय कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसी का नाम पड़ता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम हीट ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन. सो हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये वो एनर्जी है, ये वो हीट है जो रिलीज हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. या उस टाइम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन. और इसके बदले भी हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा H. सो देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं. अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लेता हूं, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. ये एक केमिकल रिएक्शन है, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और रिएक्टेंट्स की कुछ अपनी एंथैल्पी होगी. इसके बदले में लिखता हूं HR. HR रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज HP, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट की अपनी एंथैल्पी HR है, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी HP है. लेकिन मैं यहां पे एक केस डिस्कस करता हूं, केस नंबर 1. अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ दिस रिएक्शन, जो मैंने रिएक्शन ऊपर ली है, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी टुवर्ड्स सराउंडिंग्स, और जब सराउंडिंग की तरफ कुछ एनर्जी लॉस होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी फिर कम, तो HP जो होगा वो लेस होगा HR से. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस HP, that is enthalpy of product, heat content of product, that is always less than HR, enthalpy of the reactant. ये चीज आपको याद रखना है. जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लॉस हो रही है. वो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो सराउंडिंग में मूव करेगी और वो एनर्जी प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी. जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन में HP जो होगा HR से कम होगा. अब अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा H you know that is equal to a final enthalpy minus initial enthalpy, that is H final, H enthalpy of products minus enthalpy of reactants. लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी क्या होती है? कम, और रिएक्टेंट्स की क्या होती है? ज्यादा. HP का वैल्यू कम है, HR का वैल्यू ज्यादा है, तो जो इनका डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी नेगेटिव. सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस you have to remember one thing, delta H, that is change in enthalpy, that is always negative. Why? Because during the exothermic reaction some amount of energy is released. So जो energy release होती है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाएगी रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में. जो HP माइनस HR होगा, डिफरेंस इनके बीच का, वो नेगेटिव डिफरेंस आएगा. ये मैं ऐसे समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टेंट्स की अपनी एंथैल्पी है 100 किलो जूल, इनकी अपनी एनर्जी है 100 किलो जूल रिएक्टेंट्स की, और रिएक्टेंट्स ने जब प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाते बनाते इन्होंने 20 किलो जूल एनर्जी लॉस कर दी. 20 किलो जूल एनर्जी जो है लॉस कर दी. रिएक्टेंट्स की एनर्जी 100 किलो जूल है, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाते बनाते इन्होंने 20 किलो जूल एनर्जी लॉस कर दी टुवर्ड्स सराउंडिंग्स. तो प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी रहेगी? 80 किलो जूल. 80 किलो जूल, समझ रहे हो? 100 किलो जूल से हम 80 किलो जूल की तरफ आ रहे हैं. तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है. तो ये जो 20 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है, वो 20 किलो जूल एनर्जी प्रोडक्ट्स की कम हो रही है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. तो यहां पे आप देखोगे HP जो है वो लेस है देन HR, और जो इनका डिफरेंस आएगा डेल्टा H, दैट विल बी 80 माइनस 100, 80 माइनस 100, एंड द डिफरेंस 80 माइनस 100 दैट विल बी माइनस 20 किलो जूल. सो माइनस 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो ये वो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी लॉस हुई है. तो कहने का मतलब ये है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनने के समय एनर्जी क्या होती है? लॉस. और जितनी एनर्जी लॉस होगी प्रोडक्ट्स की उतनी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. इसलिए मैंने कहा HP माइनस HP जो होगा वो लेस देन HR होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा HP माइनस HR दैट इज डेल्टा H, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. नेगेटिव मतलब जो है इंडिकेट करता है कि एनर्जी लॉस हो रही है. कितनी एनर्जी लॉस हो रही है? 20 किलो जूल, दैट इज 80 माइनस 100, माइनस 20 आ रहा है डिफरेंस. तो माइनस 20 मतलब 20 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपने यहां पे एक चीज समझा. केस नंबर 1, when reaction is exothermic, रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होती है, HP इज लेस देन HR, और जो इनका डिफरेंस होता है डेल्टा H यानी कि HP माइनस HR, दैट डिफरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ये चीज आपको याद रखना है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो जाती है, और जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में, जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव डिफरेंस आने का मतलब यह है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड कितनी रिलीज हो रही है वो आपका आएगा डेल्टा H. दूसरा केस ले लो. दूसरा केस जो है वो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं. से फॉर द एग्जांपल
वंस अगेन आई विल कन्वर्ट ए इनटू बी। मैं फिर से ए को बी में कन्वर्ट कर रहा हूं। ए की जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी दैट इज एच आर, और बी की जो एंथैल्पी है दैट इज एच पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है फ्रॉम सराउंडिंग्स, और फिर जाके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट बनते बनते कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हुई है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना रहा है, साथ में रिएक्टेंट कुछ एनर्जी गेन कर रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ जाएगी, दैट मींस एचपी विल बी ग्रेटर देन एच आर। अब सर प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी यहां पे क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट बनते बनते अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हुआ है, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतना डिफरेंस जो होगा डेल्टा एच, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ रही है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा HP माइनस HR, दैट डिफरेंस, यहां पे बेटा HP ज्यादा है HR के कंपैरिजन में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी पॉजिटिव। सो ये चीज याद रखना है, व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक HP is greater than HR because upon the formation of product and some amount of enthalpy is amount of energy is increased, उसकी वजह से प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ेगी, और जब इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी और जो डिफरेंस आएगा HP माइनस HR वो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। अब डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमने हीट दी है, तभी यहां पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, और जितनी आप हीट दोगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वही रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन, या उसी को हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहेंगे। अब समझ लो एक चीज, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है 50 किलो जूल, 50 किलो जूल इसकी अपनी एनर्जी है, और इसने सराउंडिंग से 30 किलो जूल एनर्जी गेन कर दी। रिएक्टेंट ए की अपनी एनर्जी 50 किलो जूल है, और जब ये बी बना रहा है, बी बनाते बनाते इसने सराउंडिंग से 30 किलो जूल एनर्जी गेन कर दी। अब प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी आएगी टोटल, एक तो रिएक्टेंट की 50 और जो एब्जॉर्ब हुए 30, इसकी एनर्जी आएगी 80 किलो जूल, 80 किलो जूल। आप देख सकते हो हियर HP इज ग्रेटर देन HR, so delta H will be equal to H final minus H initial, that is 80 minus 50। तो खुद देख लो बेटा, जब आप 80 में से 50 माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 30 किलो जूल, 30 किलो जूल, लेकिन साइन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वो रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा H 30 आ रहा है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आने का मतलब है हमने एनर्जी सप्लाई की है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितनी एनर्जी सप्लाई की है, डेल्टा H। तो डेल्टा H रिप्रेजेंट क्या करता है, आपने कितनी एनर्जी दी है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर डेल्टा H नेगेटिव आएगा, वो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन एनर्जी कितनी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यही कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है क्या, या हीट ऑफ द रिएक्शन हम किसे कहते हैं। हीट ऑफ द रिएक्शन वो एनर्जी है जो या तो एब्सॉर्ब होती है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन वो एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, कम, तो डेल्टा H उस टाइम नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी गेन होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ेगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, जो डिफरेंस आएगा वो बेटा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है यहां पे इतनी एनर्जी गेन हो रही है। So we are discussing enthalpy change of the reaction। अब देख लो, मैं यहां पे दोनों केस लिख लेता हूं। डेल्टा H is equal to negative when reaction is exothermic, यानी कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिक्रीज होती है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। when delta H is positive that means reaction is endothermic। अब मैं एक चीज समझाता हूं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव आता है,
डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ज्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी लॉस हो रही है। जब एनर्जी ऑफ द रिएक्शन लॉस होगी, तो ज्यूरिंग द रिएक्शन लॉस होगी, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एनर्जी हमेशा लेस होगा। इट विल हैव ऑलवेज लेस एनर्जी एंड द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी स्टेबल। ये चीज हमेशा याद रखना। मोर नेगेटिव द डेल्टा एच ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतनी एनर्जी प्रोडक्ट की कम हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है उतना स्टेबल बन जाएगा। Whereas एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जितना पॉजिटिव होगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उतनी एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ेगी। और यहां पे जो एंडोथर्मिक केस में प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी वेरी हाई। और जब प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी तो वो प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, द प्रोडक्ट फॉर्मड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन that is always more stable than the product which is formed by endothermic reaction, because the product which is formed and exothermically, that product is formed by releasing some energy, and that amount of energy which has been released, वो energy product की कम हो जाएगी, और जितनी प्रोडक्ट की कम एनर्जी हो जाएगी उतना वो स्टेबल बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मोर नेगेटिव द डेल्टा एच इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, more will be the decrease in the energy of the product and more will be its stability। जिस प्रोडक्ट के बनने में जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो प्रोडक्ट खुद उतना स्टेबल होगा। जिस प्रोडक्ट के बनने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस प्रोडक्ट की उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब मैं इसी कंसेप्ट को थ्रू ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं। आई विल टेक वन ग्राफ हियर। ये एक ग्राफ है बेटा। इस ग्राफ में मैं इस साइड से एंथैल्पी ले लेता हूं, एंथैल्पी या एनर्जी। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए बेटा, मैंने यहां पे रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट, और यहां पे ले लिया नीचे प्रोडक्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब देख लो रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कितनी है, HR, और प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, इसकी एंथैल्पी कितनी है, सॉरी इसकी एंथैल्पी कितनी आएगी, इस रेंज में आएगी, HP आएगी। सो अगर आप इस ग्राफ से देखोगे ऊपर की तरफ, ऊपर जितना आप जाओगे एंथैल्पी बढ़ रही है। इस ग्राफ में जो है HP का वैल्यू कम है और HR का वैल्यू ज्यादा है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी विल से HP is less than HR, HP is less than HR, क्योंकि ऊपर की तरफ एंथैल्पी बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज्यादा है। When is this possible? कब जाके प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स? ये कब पॉसिबल है? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पे देख लो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज्यादा है। जब प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम हो, एनर्जी कम हो, यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि उस प्रोडक्ट के बनने के समय कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहां पे जो डेल्टा एच आएगा, डिफरेंस, that is HP minus HR, less value minus more value, the difference will be negative। तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को थ्रू एक ग्राफ भी यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। मैं और एक ग्राफ लेता हूं, और एक ग्राफ लेते हैं बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसा आएगा? वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे लिख लेते हैं नीचे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देख लो बेटा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी कम होती है। वो सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेंगे, तब जाके एनर्जी बढ़ेगी और प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कम होगी। तो रिएक्टेंट्स को मैं नीचे लाऊंगा, रिएक्टेंट यहां पे रख लेते हैं और प्रोडक्ट को थोड़ा ऊपर रख लेंगे, यहां पे प्रोडक्ट रख लो। रिएक्टेंट्स की एनर्जी अपनी कम है,
HR तो फिर जाके ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद फिर बन रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है दैट इज HP। अब देख लो ऊपर की तरफ जाओगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी। अब देख लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है HP इज ग्रेटर देन HR। यहां पे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की कम है, तो कहने का मतलब ये जो डेल्टा H आएगा, चेंज HP माइनस HR, दैट विल बी पॉजिटिव। तो जब डेल्टा H पॉजिटिव आएगा तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हो रही है, और रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ेगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है व्हेनेवर HP इज ग्रेटर देन HR, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होती है, जब गेन होती है तब जाके प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से ज्यादा होती है, और डिफरेंस इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी, दैट विल बी पॉजिटिव। सो वी वर डिस्कसिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं केस नंबर 3 रिप्रेजेंट करूं, केस नंबर 3 कौन सा है? इफ HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी बराबर है बेटा, उस टाइम क्या हुआ है? न तो एनर्जी रिएक्टेंट्स ने लॉस करी है और न तो एनर्जी रिएक्टेंट्स ने गेन करी है। उस टाइम दोनों की एंथैल्पी क्या होगी? बराबर। और जो चेंज आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। लेकिन जब दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बराबर है, जो इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? 0। तो ये वो रिएक्शन है, ये ना तो एक्सोथर्मिक है ना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे होती है। और जब एक रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब भी ना हो, एनर्जी रिलीज भी ना हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं ना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी आया है वो 0 आया है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिनमें एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स और एंथैल्पी रिएक्टेंट्स सेम हो, ऐसी रिएक्शंस बहुत कम देखी जाती है। दीज रिएक्शंस आर वेरी रियर। ये रिएक्शंस जो है ये कम देखने को मिलती है, ये रिएक्शंस, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी है बराबर है। ऐसी रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर कहीं पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा? 0। ये रिएक्शन ना तो एक्सोथर्मिक कहलाएगी ना ये एंडोथर्मिक कहलाएगी। सो हमने यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब हुई है, ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, या क्या एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, एब्सॉर्ब ही नहीं हुई। ठीक है, ये जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इट रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ एंथैल्पी टेकिंग प्लेस। Enthalpy of the reaction actually represents the change in energy taking place during the formation of product। जब एक प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है या बराबर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स? ये जो चेंज इन एंथैल्पी है इसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स कि कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई विल टेक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं ऐड करूंगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों सबस्टेंसेस रिएक्टेंट्स है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। NaOH combines with HCl, they form NaCl, sodium chloride, salt and water, H2O। अब देखो NaOH कंबाइन हुआ है HCl के साथ और बना क्या रहा है? NaCl बना रहा है और वाटर बना रहा है, और साथ में यहां पे दी गई है 30 किलो जूल एनर्जी। 30 किलो जूल एनर्जी दी गई है। समझ लो, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक? देखो, NaOH है, HCl है, ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन कर रही है, कंबाइन करने के बाद
एक तो इन्होंने NaCl बना दिया और वाटर बना दिया, साथ में यहां पे 30 किलो जूल एनर्जी दी गई है, 30 किलो जूल। ये वो 30 किलो जूल एनर्जी है, साइन क्या है यहां पे पॉजिटिव, ये वो 30 किलो जूल एनर्जी है जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाहर निकल रही है। ये वो 30 किलो जूल एनर्जी वो एनर्जी है जो प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाहर निकल रही है। तो ये वो एनर्जी है जो लॉस हो रही है, लॉस हो रही है एनर्जी। जब एनर्जी यहां पे लॉस हो रही है 30 किलो जूल, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसी को डेल्टा H कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, 30 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है यही 30 किलो जूल एनर्जी कम हो रही है, किनको, प्रोडक्ट्स को, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो ये 30 किलो जूल जो है यही रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा H। सो डेल्टा H विल बी 30 किलो जूल। लेकिन क्या ये एनर्जी रिलीज हो रही है कि अब्सॉर्ब, रिलीज हो रही है, तो यहां पे साइन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा यहां पे। तो यहां पे मैंने डेल्टा H लिख लिया नेगेटिव, मतलब 30 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे एक चीज में, सर यहां पे तो पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव का मतलब है एक तो सोडियम क्लोराइड मिल रहा है प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर भी मिल रहा है प्रोडक्ट में, और वाटर के साथ साथ प्रोडक्ट में एनर्जी भी मिल रही है। एनर्जी का मिलना, ये एनर्जी कहां जाएगी, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में जब जाएगी ये एनर्जी किसकी लॉस होगी, सिस्टम की। जब सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 30 किलो जूल एनर्जी सिस्टम दे रहा है, किसको दे रहा है, सराउंडिंग को। तो चेंज जो आएगा सर सिस्टम का चेंज कितना आएगा, सिस्टम इतनी एनर्जी लॉस कर रहा है। जब सिस्टम इतनी एनर्जी लॉस करेगा तो ये एनर्जी किसकी कम हो रही है, सिस्टम की। तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। डोंट लुक टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव साइन हियर। दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी निकल रही है। जब एनर्जी निकल रही है तो प्रोसेस क्या बनी, एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी जाएगी कहां, सराउंडिंग में। जब सराउंडिंग में इतनी एनर्जी जाएगी तो सिस्टम को कितनी एनर्जी कम हुई, 30 किलो जूल एनर्जी कम हुई, तभी साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आ रहा होगा यहां पे। सो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद मैं और एक एग्जांपल देता हूं। आई विल टेक कार्बन, सी कार्बन, आई विल टेक कार्बन हियर, एंड कार्बन को मैं ऐड कर देता हूं ऑक्सीजन, CO2। कार्बन को मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और आपको यहां पे मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। से फॉर द एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, और साथ में दी गई है माइनस 30 किलो जूल एनर्जी इस साइड में, 30 किलो जूल एनर्जी। अब देख लो, माइनस में 30 किलो जूल एनर्जी दी गई है। बेटा एक चीज करना है, अगर हमें देखना हो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम क्या करेंगे, इस माइनस एनर्जी को इस साइड लिखते हैं, इस साइड। तो ये क्या पॉजिटिव नहीं बनेगी, फिर ये पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। अब देख लो, आपको रिएक्शन में कार्बन दिया गया था, ऑक्सीजन दिया गया था, ये दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद आपको कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ आपको माइनस 30 किलो जूल एनर्जी दी गई थी। प्रोडक्ट्स के एक साइड में माइनस 30 किलो जूल एनर्जी दी गई थी। अब समझ लो, माइनस पे कंफ्यूज मत हो जाओ। माइनस एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी को यहां पे लिख दो। क्या ये पॉजिटिव नहीं बनेगी, तो यहां पे इसको हटा दो। आपको नेगेटिव में एनर्जी दी गई थी उस साइड से, मैंने उसको इस साइड से लिख दिया पॉजिटिव में। जब रिएक्टेंट के साइड में पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो ये एनर्जी गेन हो रही है। जब एनर्जी गेन हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। बेटा जब भी प्रोडक्ट्स के साइड में नेगेटिव एनर्जी दी गई हो, नेगेटिव को रिएक्टेंट के साइड लिख दो, ये पॉजिटिव एनर्जी बनेगी 30 किलो जूल। तो 30 किलो जूल एनर्जी हमने सप्लाई करी है किनको, रिएक्टेंट्स को, यानी कि 30 किलो जूल एनर्जी प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी। सो HP विल बी ग्रेटर देन HR, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब की तब जाके प्रोडक्ट बनाया। तो रिएक्टेंट्स की खुद की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तब जाके इन्होंने 30 किलो जूल एनर्जी अब्सॉर्ब कर दी, तब जाके प्रोडक्ट बनाया। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। कितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में, 30 किलो जूल। तो HP विल बी मोर देन HR, सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू HP माइनस HR।
HP माइनस HR कितना आएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बेटा आप इस रिएक्शन को, आप इस एनर्जी को देखो जैसे ये है ही नहीं। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो इन दोनों की एनर्जी बराबर बराबर होगी, डेल्टा H विल बी इक्वल टू 0। लेकिन हमने यहां पे एनर्जी दी है कितनी? 30 किलो जूल। जब 30 किलो जूल एनर्जी दी, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी। सर कितनी बढ़ेगी? 30 किलो जूल, यानी कि 30 किलो जूल आएगा यहां पे डिफरेंस, 30 किलो जूल आएगा डिफरेंस। लेकिन ये वो एनर्जी जो हमने यहां पे सप्लाई करी है, तो साइन आएगा पॉजिटिव, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा रिप्रेजेंट करता है। सो हमने यहां पे क्या सीखा? अगर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साइड में नेगेटिव एनर्जी दी गई है, नेगेटिव को रिएक्टेंट के साइड में लिख लो, पॉजिटिव बन जाएगी। ये वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट साइड से है, पॉजिटिव वैल्यू में दिया गया है। ये एनर्जी हमने ऐड कर दी है ऑन रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन बन गई एंडोथर्मिक। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 30 किलो जूल, क्योंकि ये बनते बनते इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, तो चेंज इन एनर्जी कितना आएगा? 30 किलो जूल। समझ आ रही है बात? लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो एनर्जी होती है वो यहां पे दी होती है पॉजिटिव केस में। तो पॉजिटिव में अगर एनर्जी दी गई हो प्रोडक्ट साइड में, उसको वहीं पे रख दो। उतनी एनर्जी लॉस हो रही है सिस्टम की, सराउंडिंग वो गेन करेगा, सिस्टम की गेन हो, डेल्टा H उस टाइम नेगेटिव आ जाएगा। और जिसके बनने में, जिस प्रोडक्ट के बनने में जितनी एनर्जी लॉस होगी, जितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, जिस प्रोडक्ट के बनने में जितनी एनर्जी लॉस होगी, वही उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहां पे मिल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, साथ में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन 30 किलो जूल है, यानी कि ये बनते बनते 30 किलो जूल एनर्जी आपने इसको दी है। इसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके हिसाब से क्या होगा? अनस्टेबल। ये समझना है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या कौन सी रिएक्शन है। ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रिडिक्ट वेदर कंपाउंड फॉर्मेट इज स्टेबल और अनस्टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया, हीट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया, एंड फिर बाद में हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का केस डिस्कस किया। डेल्टा H कैसे नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कैसे पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और किस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, किस रिएक्शन का प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और कब जाके एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर बराबर होंगी, और तब कब जाके एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा H 0 के बराबर होगी। वो सारे केसेस हमने यहां पे डिस्कस किए। सून वी विल बी कमिंग विथ आवर न्यू लेक्चर रिगार्डिंग thermodynamics, that will be enthalpy of formation। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा।